गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन, सीनियर लेवल की। वैसे इस टॉपिक को दो बार हम पढ़ते हैं, एक बार तो सीनियर में, एक बार ग्रेजुएशन में। तो सीनियर में हम पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। और ग्रेजुएशन में तो दो पार्ट पढ़ के आए हैं, क्षेत्रकलन एवं चापकलन। क्षेत्रफल भी निकालना और चाप की लंबाई भी निकालना, जो वक्र है उसकी लंबाई भी निकालना। तो दोनों चीजें हमने निकाली, क्षेत्र भी निकाला है, लंबाई भी निकाली है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्षेत्र ही निकालेंगे और सीनियर लेवल वाले करेंगे। वैसे तो वो जो वहां कर चुके यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सीनियर का टॉपिक है तो थोड़ा सा एक सीनियर के लिहाज से भी इसको पढ़ लेते हैं कि सीनियर में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। वैसे दोनों, मैंने कहा कि ऐसा कोई फर्क नहीं है कि ग्रेजुएशन वाला में क्वाड्रेचर कोई अलग ही आप निकाल के आए हैं, यहाँ कुछ अलग ही निकाल रहे हैं। जब आप ग्रेजुएशन वाला क्वाड्रेचर पढ़ते हैं तो सीनियर वाला ग्रेजुएशन आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है। जब आप ग्रेजुएशन में जब क्वाड्रेचर पढ़ते हैं, क्षेत्रकलन पढ़ते हैं, तो उसमें आपके सारे वक्र कवर हो जाते हैं, है ना। लगभग हर प्रकार के वक्र जो है उनका क्षेत्रफल, इवन क्षेत्रफल नहीं, उसकी लंबाइयां भी कवर हो जाती है। जो वक्र हैं उनकी क्षेत्रफल निकालना प्लस उनकी लंबाइयां निकालना, दोनों कवर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये टॉपिक जो है ये भी सीनियर में भी है हमारे। तो सीनियर लेवल में बेसिक सा रहता है ज्यादातर हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, मानक फलन जो है हमारे, जैसे त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक्स, व्रत है, परवलय है, दिग्वर्त है, अति परवलय है, मोड फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। तो ऐसे जो फंक्शन है, जो खास फंक्शन, ये स्टैंडर्ड फंक्शन जिनको कहा जाता है, जो हमने फंक्शन में पढ़े थे, तो उन फंक्शनों से जुड़े हुए क्षेत्रफल जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। सीनियर लेवल में इतना ही आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीनियर लेवल में क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन। क्षेत्रकलन, एरिया अंडर द कर्व। समतलीय वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समतलीय, समतलीय मतलब जो बोर्ड पर बन सकते हैं, कागज पे बन सकते हैं। समतलीय वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल की गणना करना। से परिबद्ध। जो हमारे समतलीय वक्र है, समतलीय वक्र मतलब जो कागज पे बन सकते हैं, जो कागज पे बन सकते हैं, जैसे व्रत, दिग्वर्त, अति परवलय। गोला नहीं आएगा, गोला कागज पे नहीं बन सकता। गोला कागज पे जो त्रिविमीय आकृतियां हैं, गोला है, शंकु है, बेलन है, ये कागज पे नहीं बन सकते। तो जो जो आकृतियां कागज पे बन सकती है और कागज पे जो फंक्शन बन सकते हैं, वो वाई बराबर एफ एक्स टाइप के होंगे। जो कागज पे बन सकेंगे वो वाई बराबर एफ एक्स या एक्स और वाई के जो होंगे वही कागज पे बन सकते हैं। एक चर वाले जो फलन होते हैं वही कागज पे बन सकते हैं, क्योंकि एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक्स एक्स को एक्स पे ले लिया, वाई एक्स को वाई पे ले लिया, एक्स एक्स को एक्स पे ले लिया, वाई एक्स को वाई पे ले लिया, तो आपका एक कागज पे चित्र बन जाता है। तो समतलीय वक्र का मतलब होता है कागज पे जो बन सकता है। और कागज पे मैंने कहा दो ही चीजें बन सकती है, ऐसे वक्र जिनमें एक्स एक्स और वाई एक्स बस दो ही काफी हो, मतलब एक एक्स का मान हो और एक वाई का मान हो। तो इस टाइप के जो वक्र है, और वो जो परिबद्ध करेंगे, वो दो तीन वक्र मिलके जिस क्षेत्र को परिबद्ध करेंगे, बंद करेंगे, पैक करेंगे, उस क्षेत्रफल को ज्ञात करना, गणना करना, मापन करना, ये क्षेत्रकलन में आता है। मान लीजिए आपके कुछ वक्र हैं जो मिलकर एक क्षेत्रफल को पैक करते हैं। ये आपका कोई वक्र है, y बराबर f1x, ये आपका पहला वक्र है। एक दूसरा वक्र और है,
ये है y बराबर f2x, ठीक है। ये दो लाइनें मान लो, x बराबर a और x बराबर b। ये भी कर्व तो हो ही गया, लाइन भी तो एक कर्व होती है, ये भी कर्व हो गया, ये भी कर्व हो गया। अब देखेंगे कि ये जो चार कर्व हैं, चार जो कर्व हैं, इन चारों कर्व ने मिलकर एक एरिया अपने अंदर पैक किया है, एक एरिया जो है वो बंद किया है। ये कहलाता है वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल। ये कितना है, बस ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। कुछ वक्र शामिल हुए और कुछ वक्रों ने मिलकर एक एरिया बांधा है, पैक किया है, उसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इसको हम पैक करेंगे। तो ये कौन कौन सा है, देखो पॉइंट वाइज नाम डाल दें, अगर हम पॉइंट वाइज अगर हम नाम डाल दें, ए बी सी और डी, ये एरिया हमें प्राप्त होगा। ये जो ए बी सी और डी, अब इसकी गणना कैसे करनी है वो हम करने वाले हैं, कि कैसे हम इसकी गणना कर सकते हैं, कैसे हम इसकी गणना कर सकते हैं, ये हम करने वाले हैं कि ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, ये कैसे निकलेगा। और यहाँ पे हम मदद लेने वाले हैं समाकलन की, इसीलिए इसको अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, समाकलन के अनुप्रयोग भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे समाकलन की सहायता से करने वाले हैं। इस टॉपिक को समाकलन के अनुप्रयोग भी कहते हैं। किताबें हैं अपने अपने हिसाब से वेरी करती हैं। अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहती है, हम इसको क्षेत्रकलन कहते हैं। नाम में क्या रखा है, सार को पकड़ो। कोई इसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहती है, कोई समाकलन का अनुप्रयोग कहती है, कोई इसे समतलीय वक्रों का क्षेत्रकलन कहती है, कई से समतलीय वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालती है। कई इस नाम से जानती है इसको, कई इसी को एरिया अंडर द कर्व कहती है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, तो कई नाम है, नाम में ज्यादा फोकस मत करिए, सवाल सबके एक जैसे, सब में एक ही पढ़ने में। नाम है, अपने बच्चे का नाम रखना हमारा अधिकार है, हमारा बच्चा है तो हम नाम रखेंगे। तो मेरी किताब अगर मैं छापूंगा तो मेरी किताब में टॉपिक के नाम मैं रखूंगा, ऑब्वियसली बात है, मेरे बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा। तो वही है, जो चाहे अपने हिसाब से उसका नाम रख सकता है, कोई इसको क्षेत्रकलन बोल सकता है, कुछ नॉर्मली ये नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये एक राइटर का अधिकार है, जो लेखक है वो उसका अधिकार है। जैसे मैंने कहा वो एक पिता माता का अधिकार है, या परिवार के उन लोगों का जो उस परिवार के सदस्य हैं उनका अधिकार है कि जो नया बच्चा हुआ है उसका नाम क्या रखे, वो जो चाहे रख सकते हैं, स्वतंत्र है वो उसके लिए। तो सेम वही कहानी यहाँ पे भी है कि भाई ये जो नाम है इतने सारे क्यों, इतने सारे इसलिए कि किताब वाले हैं अलग अलग किताब के नाम यूज करते हैं। अगर एनसीईआरटी को देखें तो समाकलन का अनुप्रयोग कहती है, और अगर हम आरबीएससी की पुरानी किताबों को देखें वो उसको क्षेत्रकलन कहा करती थी। कोई इसे समतलीय वक्रों का परिबद्ध क्षेत्र कहते हैं, कई इसको एरिया अंडर द कर्व कहते हैं। तो ये अलग अलग इसके नामकरण हो सकते हैं, इस पे मत जाइएगा। कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें कुछ कर्व होंगे, उनसे एक क्षेत्रफल पैक होगा, वो हमें निकालना होगा। वो किसकी सहायता से, समाकलन की सहायता से। क्या समाकलन की मदद लेना जरूरी है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी हम, क्या ये परिबद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन की जरूरत है, या बिना समाकलन के भी हो सकता है। तो चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं। समाकलन क्यों, समाकलन की आवश्यकता क्यों। हम समाकलन की चर्चा क्यों कर रहे हैं,
हम बिना समाकलन के क्यों नहीं कर सकते? अगर हम बिना समाकलन की बात करें, अगर हम समाकलन को कॉल नहीं करें और कहें कि नहीं हम बिना समाकलन के निकालेंगे, बिना समाकलन के, समाकलन का यूज न करते हुए हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम बहुत कम ही आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बहुत कम का। हम सिर्फ उन्हीं, फिर अगर हम समाकलन यूज नहीं करते हैं, हम विदाउट समाकलन जाते हैं, बिना समाकलन की मदद लिए हम जाते हैं, तो फिर हमारे पास जिनका क्षेत्रफल निकलेगा केवल उनका ही जो सूत्र पर आधारित है। फिर हमें सूत्र चाहिए होंगे, फिर हमें सूत्र चाहिए होंगे, और हम देखते हैं कि सूत्र के मामले में हमारे हाथ बहुत टाइट है। फिर तो हम उन्हीं आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे जिनका क्षेत्रफल किसी न किसी सूत्र से बंधा हुआ है। जैसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसमें भी आप विषम बाहु त्रिभुज का नहीं निकाल सकते क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं होता, तो आप बंध जाएंगे लिमिटेड टाइप के ही, क्योंकि सूत्र पे आधारित हो गए। अब तो जिन जिन के सूत्र हैं उन्हीं का क्षेत्रफल आएगा, जिनका सूत्र नहीं है, जिनका सूत्र नहीं है उनका क्षेत्रफल नहीं आएगा। वृत्त का आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। त्रिभुज में भी आप समकोण त्रिभुज का निकालेंगे, निकल जाएगा। समबाहु का निकल जाएगा, या कोई बच गया हो तो याद कर लेना। जिनके पास भी फॉर्मूले हैं उनका निकल जाएगा। समांतर चतुर्भुज का निकल जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन आकृतियों के सूत्र होते हैं उनका तो निकल जाएगा, लेकिन जिनका सूत्र नहीं होता उनका क्या करें? जिनका सूत्र नहीं होता उनका क्या करें? सवाल यहां पैदा हो गया, बिना सूत्र वालों का क्या होगा? जिनके पास सूत्र नहीं है, जिनके पास फॉर्मूले नहीं है, उन अनाथों का क्या होगा? और अगर हम ये देखें कि आकृतियां कितनी हैं जिनके पास सूत्र हैं, तो वो 4, 10, 20, 50 मान लीजिए ऐसी आकृतियां जिनके सूत्र हैं। अगर हम उंगलियों पे गिने तो आराम से गिन सकते हैं। त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज भी सारे ले लेता हूं, ठीक है। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज में आगे सारे समांतर चतुर्भुज, और कोई याद आ रहा है? पंचभुज मान लो, षष्ठभुज मान लो, वो भी पंचभुज में भी जो बराबर पांचों भुजाएं बराबर है। अगर पांचों भुजाएं छोटी बड़ी हुई उसका भी नहीं है। षष्ठभुज की भुजाएं छोटी बड़ी हुई तो उसका भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमें क्षेत्रफल जिनके पता है वो लिमिटेड आकृति है, 4-5 प्रकार की आकृति है। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बस खत्म। इतने, उंगलियां बहुत ज्यादा हो गई, उंगलियां ज्यादा हो गई। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, और कोई बच जाए तो 7 उंगलियां और खाली पड़ी है उस पर डाल लेना। तो उंगलियां ही ज्यादा पड़ जाती है जिनको सूत्र के साथ जाएंगे, तो सूत्र इसका मतलब नहीं है। पहली बात तो यह है, बिना सूत्र वाली आकृतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम किसी भी शेप को देखें, अगर हमारे इंडिया के शेप को ही अगर हम देखें, तो क्या इंडिया का शेप जो है वो किसी भी आकृति में आता है? वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज में आता है? नहीं। क्या ऐसा होता है? नहीं। क्या आपका वर्ल्ड मैप है वो किसी आकृति में आता है? तो हम ज्यादातर जो देखते हैं कि जो आकृतियां हमें मिलती है, हमारे जो खेत होते हैं या और होते हैं, ये प्रॉपर शेप में नहीं होते। मोस्ट प्रोबेबल यही चांस है कि वो एक प्रॉपर शेप में नहीं होंगे, मतलब वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज इनमें नहीं होंगे। वो हर कोई रैंडम आकृति हो सकती है। तो जब हर कोई रैंडम आकृति हो सकती है, यानी कैसी भी अनियमित आकृति हो सकती है, कोई भी अनियमित इरेगुलर शेप हो सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे? इन केस ऑफ इरेगुलर शेप, इरेगुलर मतलब वो शेप जो कैसा भी हो सकता है, कोई बाध्यता नहीं है कि वो कैसा होगा, अनियमित आकृति। उस केस में क्या होगा? जैसे ये, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये पहली बात तो ये शेप कौन सा है? जवाब है कोई सा भी नहीं। ये शेप कौन सा है? जवाब है पता नहीं। क्षेत्रफल कितना होगा? ये बात तो पक्की है कि क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसके अंदर जगह है और फिक्स जगह है। इसके अंदर फिक्स जगह है, जगह तो है। चलो ऐसे ना पूछू, क्षेत्रफल ना पूछू, तो ये पूछूं कि अगर इसके ऊपर कलर करोगे तो कितना कलर लगेगा? और कलर करोगे तो कलर यूं ही तो करोगे, इस पे कलर करोगे तो कितना कलर लगेगा? तो जब आप कलर करोगे वो क्षेत्रफल है। कितना कलर होगा? इस पे अगर कलर करना हो तो कितना कलर लगेगा? वो एक्चुअली कलर नहीं होगा, वो क्षेत्रफल होगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल है इसका। तो क्षेत्रफल कितना होगा ये कैसे पता लगेगा इस शेप का? तो शेप का क्षेत्रफल कैसे निकले?
तो आकृतियां जो लिमिटेड है वो तो फिक्स है, लेकिन जो आकृतियां बिना सूत्र वाली हैं उनका क्या होगा? और बिना सूत्र वाली आकृतियां बहुत 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 ज्यादा हैं। तो कोई भी शेप हो सकता है, प्रकृति है, अनाप अनगिनत शेप आते हैं, अनगिनत शेप आपके पास होते हैं, और आप रिपीट भी करते रहें, बार बार देखते रहें, तो नए नए शेप आप और बना सकते हैं। तो हमें अब ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो शेप पर डिपेंड ना करे, वो हर प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल निकाल दे, वो प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल निकाल दे, बजाय ये देखे हुए कि कौन सा शेप है, शेप पे फर्क ना पड़े। हमें अब ऐसा फॉर्मूला चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए, फॉर्मूला भी नहीं, हमें ऐसा तरीका चाहिए। हमारी डिमांड है कि हमें एक ऐसा तरीका दो, ऐसा तरीका जो आकृति पर निर्भर ना करे। आकृति कोई भी हो, वो हमें बस क्षेत्रफल पकड़ा दे। आकृति कोई भी हो, वो हमें क्षेत्रफल दे दे, वो कोई भेदभाव ना करे कि वृत्त है, दीर्घवृत्त है, अतिपरवलय है, ये है, वो है, कोई जी हो, वो हमें क्षेत्रफल दे दे। और ऐसा काम समाकलन कर सकता है। इस काम के लिए बेस्ट टूल आपके पास है बेस्ट टूल, सबसे बढ़िया टूल है समाकलन। समाकलन ये काम कर सकता है, सबसे बढ़िया दावेदार है समाकलन। कैसे करता है, आ जाओ। एक्चुअली समाकलन क्षेत्रफल नहीं निकालता, पहले इस बात को समझ ले। समाकलन क्षेत्रफल नहीं निकालता, आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे हथौड़ा सिर नहीं फोड़ता, लेकिन अगर मजबूरी है तो आप फोड़ सकते हैं। हथौड़ा सिर नहीं फोड़ता, लेकिन अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है और आपके पास हथौड़ा हो, तो आप सिर भी फोड़ सकते हैं। तो बात हथौड़े की गलती नहीं है इसमें, हथौड़े की कोई गलती नहीं है, हथौड़ा जस्ट ए टूल है, वो उसका उपयोग है। विपरीत परिस्थिति में, मूवी देखते हैं साउथ वाली, वो हथौड़ों से ही लड़ते हैं आजकल, पता नहीं थोड़ा ज्यादा इमोशंस क्रिएट करने के लिए या ज्यादा डरावना क्या करने के लिए वो लाते हैं आजकल ऐसे। तो हथौड़े की कोई गलती वहां नहीं है, हथौड़ा तो टूल है, उसको यूज किया जा सकता है, कील ठोकने के काम में लाया गया था, लेकिन सिर भी फोड़ा जा सकता है। सेम वैसी बात है, समाकलन का उपयोग होता है, समाकलन का अर्थ होता है योग। रीमान ने बताया था कि समाकलन योग का नाम है। जब भी आप कोई समाकलन करते हैं तो एक्चुअली आप योग करते हैं, जिसे अनंत योग कहते हैं। अनंत योग समाकलन रीमान ने कहा था, और रीमान ने ही सबसे पहली बार समाकलन को, समाकलन का मतलब यहाँ निश्चित समाकलन से लिमिट वाले समाकलन की बात हो रही है। रीमान ने बताया था कि जो समाकलन होता है एक्चुअली वो अनंत योग है, अकॉर्डिंग टू रीमान। क्योंकि समाकलन को सबसे पहली बार, निश्चित समाकलन को रीमान ने ही परिभाषित किया था, और इसीलिए हम रीमान को ही मानते हैं समाकलन में। अकॉर्डिंग टू रीमान समाकलन कुछ और नहीं बल्कि एक अनंत योग है। समाकलन क्या है? एक अनंत योग है, एक योग है, जोड़ है वो। अब वो जैसे मैंने कहा कि हथौड़े का काम नहीं, हथौड़े काम था ठोकना, अब वो सिर पे ठोकोगे तो सिर फूट जाएगा, तो गलती उसकी कोई नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो वैसे ही समाकलन का काम होता है अनंत योग करना। अनंत योग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को, इतने छोटे टुकड़े जो बहुत बारीक हो, इतने बारीक हो टेंड्स टू जीरो, इतना बारीक टुकड़ा टेंड्स टू जीरो हो, उनको अगर आपको जुड़वाना हो, बहुत बारीक टुकड़ों को अनंत बार जुड़वाना हो, तो ये काम समाकलन कर सकता है, जो एक मानव कभी भी नहीं कर सकता। मतलब मिट्टी के कणों को पूरे ब्रह्मांड पे जुड़वाना हो, मिट्टी के कणों को पूरे ब्रह्मांड पे जुड़वाना हो तो समाकलन कर सकता है। आप पूरी पृथ्वी को मिट्टी से भर दें, या यूं माने कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी मिट्टी के कण हैं उन सबको जुड़वाना हो, तो समाकलन ये काम कर सकता है। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन समाकलन ये काम करता है। समाकलन बारीक टुकड़े को, बारीक से बारीक टुकड़े को अनंत बार जोड़ सकता है। ये सबसे बारीक टुकड़े को सबसे ज्यादा बार जोड़ सकता है। समझ लो, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, इसका क्षेत्रफल का नाम मैं दे देता हूं डेल्टा ए, ये इसका क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल टेंड्स टू जीरो है, और इसको अनंत बार जुड़वाना है, इसी क्षेत्रफल को, इस जीरो क्षेत्रफल जो टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो का मतलब जीरो के समकक्ष है, और इसको अनंत बार जुड़वाना है। कितनी बार? अनंत बार जुड़वाना है। तो ये काम आपको समाकलन करके दे सकता है। बहुत बारीक टुकड़े को अनंत बार जोड़ने का काम आपका समाकलन कर सकता है, जो आप नहीं कर सकते। ये दोनों ही ताकत है। एक तो
अल्पांश, जिसको अल्पांश कहते हैं, और अनंत बार जोड़ना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और समाकलन के पास ये ताकत है, इसीलिए समाकलन का बोलबाला है। समाकलन ये काम कर सकता है, ऐसे टुकड़ा जो खुद जीरो है, इक्वल टू जीरो है, उसको आप अनंत बार इससे जुड़वा सकते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, आ जाओ बात करते हैं कैसे समाकलन काम करता है। समाकलन यूं काम करता है कि ये रहा आपका वो एरिया, आड़ा टेढ़ा तिरछा जो भी है वो ले लो, ये ले लिया, ये जो भी है, जैसा भी आप चाहे कोई शेप ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो भी शेप हो आप वो ले आओ, ले आए, ठीक है, जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी शेप है, आड़ी टेढ़ी तिरछी, जैसी भी शेप है, बस आप ले आओ, क्षेत्रफल समाकलन अपने आप निकाल देगा। कैसे निकालेगा, ऐसे, वो बनाएगा ग्रिड, कुछ क्षैतिज लाइनें खींचेगा, कुछ क्षैतिज लाइनें, कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें, कुछ क्षैतिज लाइनें, कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें, हो गया। अब ये जो बॉक्स बने हैं ये सब इक्वल है, क्योंकि मैंने लाइनें, मेरे यहाँ पे छोटा कम ज्यादा गैप आ रहा होगा, सारी लाइनें इक्वल डिस्टेंस पे खींची गई है, चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो चाहे वो क्षैतिज हो, तो हर आयत, हर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वर्ग इसके अंदर बने हुए हैं इनके क्षेत्रफलों को जोड़ लूंगा, जैसे ये, इसका क्षेत्रफल प्लस 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 ये 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 और प्लस ये, इन सबको मैं जोड़ लूंगा। इनको जोड़ने से मुझे आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आपको नहीं, ये तो ज्यादा मिल रहा है, ये तो ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है, ये ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं पूरे पे पेन चलाऊं तो दिख जाएगा आपको कि ये ज्यादा, बहुत ज्यादा मिल रहा है, अरे ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये देखो, ये आपको इतना मिला है जो कि एक्स्ट्रा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ज्यादा मिला है, लेकिन ठीक है, कम से कम एटलीस्ट आइडिया तो हुआ कि भी इतना क्षेत्रफल है, थोड़ा ज्यादा ही आया। अगर ये बाउंड्री वालों को छोड़ दिया जाए तो आपको कम मिलने लग जाएगा, क्योंकि फिर आपका इतना क्षेत्रफल, अगर जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं अगर छोड़ दूं, ना लूं, तो इतना क्षेत्रफल छूट जाएगा मुझसे, इतना क्षेत्रफल मुझसे छूट जाएगा, तो वो तो कम आने लग जाएगा। अगर इसको लेता हूं तो ज्यादा आने लग जाएगा, छोड़ दूंगा तो कम आने लग जाएगा, छोड़ दूंगा अगर तो कम आने लग जाएगा, मूल क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल आएगा, ले लूंगा तो ज्यादा आ जाएगा, तो मामला तो फंस गया, ज्यादा देर नहीं फंसेगा। अब आपको सिर्फ ये करना है कि जो ग्रिड है, इस ग्रिड को थोड़ा सा पतला कर दो, हर ग्रिड के अंदर डबल ग्रिड डाल दो, हर ग्रिड के अंदर डबल ग्रिड डाल दो, और अब देखो, अब देखो, अब आपका एरिया, अब आपका जो ग्रिड होगा उसका जो एरिया होगा, अब यहाँ वाला फिर से लो, देखो इसे, अब कितनी गलती रही, थोड़ी सी, अब आपके से थोड़ा सा ही बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, अब पहले इतना बाहर निकल रहा था, अब इतना सा बाहर निकल रहा है। यही ग्रिड को डबल कर दो, फिर और डबल कर दो, और फिर और डबल कर दो, फिर और डबल कर दो, इस तरीके से आप डबल करते जाओगे तो वो जो वहां से थोड़ा बाहर निकल रहा था वो धीरे 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 कम होता होता आप एग्जैक्ट पे पहुंच जाओगे। लेकिन पता तब तक क्या हो चुका होगा, तब तक एक खतरनाक चीज हो चुकी होगी कि आपका ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसका एरिया हर बार छोटा होता जाएगा। पिछली बार ये इतना बड़ा था, पिछली बार ये इतना था, इसके 4 टुकड़े करने के बाद ये इसका एरिया अब इतना बचा है, इसके भी 4 टुकड़े और करने के बाद ये इतना हो चुका होगा, इसके भी 4 टुकड़े और करने के बाद ये इतना बचेगा, और इसके भी 4 टुकड़े करने के बाद ये और छोटा हो चुका होगा। मतलब आपका ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो चुका होगा, और आपके जो ग्रिड है हर बार बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रिड्स बढ़ते जाएंगे। तो अब आपको क्या, बहुत छोटे टुकड़े को बहुत ज्यादा बार जोड़ना होगा, अनंत बार जोड़ना होगा।
तभी आप परफेक्ट क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। वरना अगर 10 ग्रिड खींचोगे तो मैंने पहले कहा या तो ज्यादा आएगा, स्क्वायर किनारे वाले स्क्वायर को छोड़ोगे तो ज्यादा लोगे तो ज्यादा आएगा, छोड़ोगे तो कम आएगा। तो परफेक्ट तभी हो सकता है जब आप इतनी लाइनें खींचो, इतनी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचो जिनकी संख्या अनंत हो। अब अनंत होंगी तो अनंत बॉक्स बनेंगे। अब यहां यूं समझो कि ये 2 लाइनें अगर आप खींचते हो, 2 क्षैतिज लाइनें आप खींचते हो, 2 ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचते हो, तो कितने बॉक्स बनेंगे आपके? 9 बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स तैयार हो गए। 2 2 से 9 बॉक्स तैयार हो रहे हैं। तो फिर 3 3 से अगर 3 3 खींच दे तो 3 3, अब कितने हुए? देखो कितने बॉक्स बढ़ गए। अब हो गए 4 4 4 4, यानी 12 बॉक्स। तो यूं सोचो अगर आपने अनंत क्षैतिज रेखाएं और अनंत ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची तो बॉक्स की संख्या हो चुकी होगी अनंत, और हर बॉक्स टेंड्स टू 0 होगा। अब आपको 0 बॉक्स को अनंत बार जोड़ना है, आपको 0 बॉक्स को अनंत बार जोड़ना है। तो आपका जोड़ कितना हो जाएगा? वो कितना होगा ये आप हाथ से नहीं निकाल सकते। पहली बात तो आप हाथ से क्या इतनी बारीक लाइनें खींच सकते हैं? आप 10 खींच पाएंगे, 100 खींच पाएंगे। अगर आपकी आंखें बहुत अच्छी है, आपके इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, तो आप 1000 लाइनें खींच पाओगे, 10,000 खींच लोगे, 20,000 खींच लोगे, फिर अनंत लाइनें तो नहीं खींच पाओगे। तो ये काम आपसे हाथ से तो नहीं हो सकता, हाथ से नहीं, किसी मशीन से भी नहीं हो सकता। ये काम आपकी कोई मशीन भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी मशीन की बात भी, मशीन चलाएगी तो पेन ही, और पेन चलाएगी तो पेन की खुद की भी तो मोटाई होगी। कहीं ना कहीं जाके पेन रिस्ट्रिक्ट कर देगा, भाई इससे पतली स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता, पेन अटक जाएगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं तो ये मामला फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है ना? जितना ज्यादा ग्रिड बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, और एक्यूरेसी मैक्सिमम करना होगा तो आपको क्षैतिज लाइनें अनंत और ऊर्ध्वाधर लाइनें अनंत खींचनी होगी, और अनंत स्क्वायर बनाने होंगे। स्क्वायर कितने बनाने होंगे? अनंत स्क्वायर बनाने होंगे, तभी ऐसा होगा। जब आप अनंत स्क्वायर बनाएंगे, अनंत क्षैतिज अनंत ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचेंगे, तो एक जो बॉक्स होगा उसका एरिया टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसका एरिया लगभग 0 हो जाएगा, इतना छोटा होगा। अब ये काम हाथ से नहीं हो सकता, ये काम समाकलन करके देगा। समाकलन की, मैंने जैसे बताया, रिमान ने बताया कि समाकलन की खास बात यही है कि ये अल्पांशों को, अल्पांश मतलब जो खुद 0 है, उसको अनंत बार जोड़ने की क्षमता रखता है। अल्पांश को अनंत बार जोड़ना, इसलिए अनंत योग कहा गया है। ये काम समाकलन कर सकता है। और अब इससे जो मैंने भी मैकेनिज्म बताया है, जो प्रोसेस बताया है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपकी आकृति कौन है? आपकी आकृति चाहे जो हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस मेथड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो तरीका बताया है, अब इसमें आकृति आप चाहे कोई सी डाल दो, ये पीले वाली डालो या कोई हरे वाली डालो या कोई ब्लू वाली डालो, जैसे मन में है वैसा चित्र बनाओ। तरीका यही लगाना है। आपको अनंत क्षैतिज रेखाएं अनंत ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी है, एक त्रिभुज, एक आयत, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसको अनंत बार जोड़ देना है, वो क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समाकलन को अपना काम करने देते हैं और हम हमारा काम करते हैं। हम समाकलन का धंधा ना छीने, योग समाकलन को करने दें और समाकलन का उपयोग करके हम क्षेत्रफल निकालें। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? आ जाओ, क्षेत्रफलन कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें एक वक्र का समीकरण देना पड़ेगा जिसका क्षेत्रफल आप निकलवाना चाहते हैं। जिसका भी क्षेत्रफल निकलवाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट होगी कि बताओ किसका क्षेत्रफल निकलवाना है, वो वक्र बताओ जिसका क्षेत्रफल आप निकलवाना चाहते हैं, उसका समीकरण। इस वक्र का क्षेत्रफल निकालो, और मान लो ये वक्र ऐसा है, ये हो गया। ठीक है, अब इस वक्र के दो क्षेत्रफल बनेंगे, एक वाई एक्स 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 के साथ और एक वाई एक्स के साथ। तो इसमें से आपको कौन सा चाहिए, या हम पे छोड़ दो कि भैया तुम निकाल लो जो निकालो, या आप बताओ आगे कौन सा निकालना है, एक्स एक्स के साथ वाला या वाई एक्स के साथ वाला, कौन सा, एक्स एक्स वाला या वाई एक्स वाला? मान लो इसने कहा कि एक्स एक्स वाला, ठीक है, एक्स एक्स वाला हो गया।
एक्स एक्स वाले में भी कहाँ से कहाँ तक एक्स के मान बताओ, जहां से जहां तक, कहा था ए से लेकर बी तक, ठीक है। एक्स बराबर ए से लेकर बी तक, ये रहा एक्स बराबर ए, ये रहा एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, और ये आपका एक्स एक्स हो गया। अब इन चारों ने मिलकर आपका एक एरिया बंद कर लिया है, इसे हमें पता करना है। इसे बंद कर लिया है, इसे हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये होगा कि हम इसे छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया था, छोटे छोटे आयत बनाएंगे, छोटे छोटे आयत। हर आयत बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये टेंड्स टू 0 है। अभी मैं बड़े बना रहा हूँ क्योंकि मेरा पेन इतने छोटे बारीक आयत नहीं बना सकता, मैं एकदम छोटे छोटे आयत बना रहा हूँ। इन सारे आयतों को मैं जोड़ लूंगा, इन सारे आयतों को मैं जोड़ लूंगा, सारे आयत को जोड़ने से मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब एक आयत का निकाल के दिखाता हूँ कि एक आयत कितना होगा। किसी भी आयत पे अगर हम आते हैं, किसी भी एक आयत पे आ जाओ, सारों को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, किसी एक आयत पे आ जाते हैं, मान लो इस पे आ गए, ये आयत में ये होगी इसकी ऊंचाई। ऊंचाई हमें कौन बताएगा? वाई। ऊंचाई वाई है, तो लंबाई इसकी होगी वाई, चौड़ाई, चौड़ाई होगी dx, इसका क्षेत्रफल हो गया y इंटू dx, इस एक स्ट्रिप का क्षेत्रफल, ये इसको डी नाम दे देता हूं, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, y इंटू dx। y तो इसकी ऊंचाई होगी, जैसे लंबा आयत के हिसाब से ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो y तो इसकी लंबाई होगी, क्योंकि ऊपर y के मान ही मिलेंगे आपको, ऊपर की तरफ y मिलेगा, नीचे की तरफ x मिलेगा, तो जितना x, इतना सा x चाहिए हमें, इतना। तो वो जो x के बीच का जो अंतर होगा, वो जो दोनों पॉइंट्स होंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी थोड़ा सा जूम करके देखें, ये रही हमारी लाइन। हमें अगर ये वाली चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो यहां और यहां जो भी x के मान हो, दोनों को घटा देना, और घटा देने से आपको dx मिल जाएगा, ये dx हो जाएगा, और ये इन पे y खड़ा हो गया, जो आयत है वो y हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई, y इंटू dx। अब एक आयत का थोड़ी निकालना है, सारे आयतों का निकालना है, कहां से कहां तक? x बराबर a से लेकर x बराबर b तक। अब बुलाओ समाकलन को कि भैया एक छोटा सा क्षेत्रफल है और इसको अनंत बार जुड़वाना है, समाकलन आ जाएगा। ये लो, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक y dx। इससे आपको ये वाला जो क्षेत्रफल है ये मिल जाएगा, नाम दे देता हूं a। ये ऐसे काम करता है, ये इसका काम करने का तरीका है। इसने किया तो जोड़ है, अब फॉर्चुनेटली ये क्षेत्रफल हुआ, इसने तो जोड़ ही किया बेचारे ने, समाकलन का दोष नहीं है। मैंने पहले कहा हथौड़ी फोड़ने का काम करती है, अब पत्थर फुड़ाओ चाहे सिर फुड़ाओ, हथौड़ी का कोई दोष नहीं है, इसका काम है फोड़ना, इसका काम था फोड़ना, तो उसने फोड़ दिया। अब आप इससे क्या करवा रहे हैं वो देखो, आप समाकलन से, आप समाकलन का काम होता है जोड़ करना, अब जुड़वाया, भाग्यवश ये जो जोड़ है ये आपका क्षेत्रफल है, तो आपकी मौज होगी, है ना, आपकी बल्ले बल्ले होगी। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आपको लिमिट देनी होगी। अगर आप y के साथ वाला निकालना चाहें, y के साथ वाला भी निकाल सकते हैं, जैसे ये रहा। अगर y के साथ निकालना चाहते हैं तो यही कर्व रहेगा, बस आपको बताना होगा, बोलो y में कहां से कहां तक निकालना चाहते हो, y में कहां से कहां तक निकालना चाहते हो। तो आपने कहा कि भाई मुझे y का यहाँ से निकालना है, ये यहाँ से, ठीक है, बोलो y की लिमिट, y बराबर, यहाँ y का मान कितना है c, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है, यहाँ y कितना है, बोला d, ठीक है, ये वाई सी और ये वाई डी, और ये हो जाएगा वाई एक्स के साथ का क्षेत्रफल, ये वाई एक्स वाला हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होगा आपका, तब होगा एक्स डी वाई, क्योंकि इस बार आपको ये तो एक्स से मिलेगा, और ये जो चौड़ाई है ये डी वाई होगी, चौड़ाई डी वाई होगी, और ये एक्स होगा।
तो इस बार क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू डी वाई, और फिर इसका जोड़ हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, y बराबर c से लेकर y बराबर d तक। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा निकालना है, x वाला या y वाला। वो या तो सवाल देगा, या तो सवाल बताएगा कि कौन सा निकालना है, या फिर सवाल पहले ही कह देगा ये वाला क्षेत्रफल निकालो, चाहे x वाले से निकालो चाहे y वाले से निकालो, जो आपके लिए सुविधाजनक हो उससे निकाल लो। या तो सवाल खुद ही बोल देगा भैया x से परिबद्ध निकालो, y से परिबद्ध निकालो, या सवाल कह देगा मुझे तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तुम जैसे चाहे निकालो, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये क्षेत्रफल बताओ कितना है। तो फिर हमारी मर्जी से जो हमें ठीक लगेगा वो यूज करेंगे। तो ये है कहानी, राम कहानी सारी इसकी। आ जाओ कुछ सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले एक थोड़ी समाकलन की थोड़ी सी कमी समझ लेते हैं, एक इसकी थोड़ी कमी समझ लेते हैं, समाकलन की कुछ कमियां। आप यहाँ पे समाकलन को यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैं बता चुका कि समाकलन क्षेत्रफल नहीं निकालता है, समाकलन क्षेत्रफल नहीं निकालता है, समाकलन जो है वो निकालता है योग। तो इस बेचारे की कोई गलती नहीं है, ये योग करेगा। तो ऐसा एक केस भी आ सकता है जब आपका कर्व जो है, जो आपका वक्र है, वो कुछ एक्स एक्स से नीचे हो और कुछ एक्स एक्स के ऊपर हो, कुछ एक्स एक्स के नीचे हो और कुछ एक्स एक्स के ऊपर हो। अगर आपका ऐसा कर्व हुआ, इस टाइप का कर्व है, और आप x बराबर a से लेकर x बराबर b तक समाकलन करते हैं, ये रहा आपका x बराबर a से लेकर ये आप x बराबर b तक कर रहे हैं और पूरी लिमिट में कर रहे हैं। तो समाकलन क्या करेगा, समाकलन तो जोड़ करेगा बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है। अब कुछ जो है, कुछ जोड़ नीचे का आएगा, क्योंकि कुछ ग्राफ नीचे है, नीचे है तो नीचे वाले का जोड़ आएगा, कुछ ग्राफ ऊपर है तो वो ऊपर वाले का ये जोड़ आएगा, वो तो टोटल जोड़ कर देगा। अब समाकलन क्या है, ये नीचे है, नीचे होने की वजह से आपका y का मान माइनस का होगा, y का मान माइनस का होते ही ये माइनस में आएगा, ये वाला जो योग है ये माइनस में आएगा, फॉर एग्जाम्पल -2, और ये ऊपर है ये प्लस में आएगा, +5। तो समाकलन में जब आप सीधा a से b तक करवाएंगे, सीधा a से b करवाएंगे, तो समाकलन क्या करेगा, ये गलती करेगा, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक y dx, ये आपको ये दे देगा टोटल 5 - 2 आपको 3 दे देगा, जबकि उत्तर आना चाहिए था 7। क्यों, क्योंकि 5 क्षेत्रफल जो होते हैं वो धनात्मक राशियां होती है, वो ऋणात्मक राशियां नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि समाकलन क्षेत्रफल निकालता ही नहीं है, समाकलन क्षेत्रफल निकालता ही नहीं, समाकलन तो योग निकालता है। अब योग माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, योग थोड़ी प्लस माइनस, क्षेत्रफल जो होता है वो प्लस का होता है, योग तो माइनस का हो ही सकता है। तो आप समाकलन का यूज कर रहे हैं, इसलिए समाकलन की कुछ कमियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि समाकलन जोड़ करता है, वो बेचारा नीचे का जोड़ माइनस का देगा, ऊपर का प्लस का देगा, और इस वजह से टोटल जोड़ आ जाएगा 3, जबकि टोटल होना चाहिए 7। क्योंकि किसी व्यक्ति का, अगर जैसे खेत का एग्जाम्पल है, तो किसी व्यक्ति का ये हाईवे है, ये मान लो हाईवे निकलता है, किसी के खेत के अंदर से हाईवे निकल रहा है, हाईवे के एक तरफ उसका 5 बीघा खेत है, एक तरफ 5 बीघा खेत है, एक तरफ 2 बीघा खेत है, तो टोटल खेत कितना हुआ, 7 बीघा। ये थोड़ी 3 बीघा हो गया, ये थोड़ी 3 बीघा हो गया, खेत चाहे सड़क के इस तरफ आए और चाहे इस तरफ आए, और टोटल तो 7 बीघा ही होगा। 5 बीघा एक तरफ है, 2 बीघा एक तरफ है, ये थोड़ी होगा कि सड़क के इस तरफ है तो माइनस का 2 बीघा, इधर है तो प्लस का 5 बीघा, और टोटल हो गया 3 बीघा। नहीं ना, इधर है तो 5 बीघा, इधर है तो 2 बीघा, टोटल 7 बीघा। तो इसलिए जो माइनस वाली गलती है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपका हिस्सा माइनस की तरफ, आपके ग्राफ का कोई हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा हो, तो उस समय से 2 टुकड़ों में समाकलन करिएगा, 2 टुकड़ों में। यहां तक जो पॉइंट है इसका नाम रख लेते हैं x बराबर c, ठीक है। तो पहले आप करेंगे x बराबर a से लेकर c तक, और मोड लगा दो ताकि माइनस आए नहीं, आपको पता है माइनस आएगा, पक्का आएगा, नीचे का क्षेत्रफल है, माइनस तो आएगा ही आएगा, नीचे का जोड़ है, माइनस आएगा आएगा, पहले मोड लगा के खेत को प्लस करवा लिया। दूसरे वाले में कोई टेंशन है नहीं, दूसरे वाले में कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि तो ऊपर है, ऊपर है तो प्लस ही आएगा, तो दूसरे वाले में सीधा करवा लो, कोई मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा वो तो प्लस आना ही है। तो ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपने एक साथ इसको लिमिट दे दी तो ये आपका बेड़ा गर्क करवा देगा, है ना। इसके भरोसे मत रह जाएगा, ये मत सोचेगा कि ये समझदार है, समाज समझदार नहीं है। अगर आप हथौड़ी से उम्मीद करेंगे समझदारी की तो गलत है, वो आपके उंगली पे भी लग सकती है। हथौड़ा हाथ से गिर जाए, आपके पैर पे नहीं लगेगा, वो ये थोड़ी है कि नहीं अच्छा मालिक है
साहब है, खरीद के लाए हैं, पैसे दिए, है ना, पैसे दिए, तो हथौड़ी हवा में ही रह जाएगी, हथौड़ी हवा में रह जाएगी, नहीं गिर नहीं सकती, क्योंकि अगर गिरी तो मालिक के पैर पे गिर जाऊंगी, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि किसने खरीदा है और किसने नहीं खरीदा है। तो सेम वही बात है, समागम को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या करवा रहे, वो तो अपना जो काम करता है वो नियमित काम करेगा, इसलिए ये सावधानियां आपकी है, ना कि समाकलन की, ठीक है। चलो, तो ये काम हमारा हो गया। एक एक और रहता है अंदर बाहर वाला, वो बता चुका हूँ वैसे तो, एक चीज अंदर बाहर वाला और समझ लो कि कई बार ये रहता है कि अंदर का निकालेगा बाहर का निकालेगा, ना भाई अंदर का निकालेगा ना बाहर का निकालेगा, ये अंदर बाहर नहीं जानता। समाकलन जो है वो अंदर और बाहर का क्षेत्रफल नहीं जानता, वो जो आप चार चीजें बताते हैं उन चार चीजों के बीच में जो बनेगा, जो पैक होगा, वो निकाल देगा। अंदर बाहर का क्षेत्रफल ये नहीं जानता है, ये अंदर बाहर का क्षेत्रफल नहीं जानता है। अगर आपने इसको एक परवलय दिया, ये लो, ये आपका परवलय है, कर्व है y बराबर एफ एक्स, और यहाँ पे आपने इसको लिमिट दी x बराबर a से लेकर b तक और x x के साथ, तो ये आपका हो गया x बराबर a, मान लो ये आपने लिमिट दी x बराबर b और y dx वाला फॉर्मूला लगाया, और ये फॉर्मूला लगाया, मतलब एक्स एक्स के साथ वाला लगाया। आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया, एक्स एक्स के साथ वाला, मतलब एक तरफ एक्स एक्स होगा, एक तरफ तो वक्र होगा, एक तरफ एक्स एक्स होगा, एक तरफ ये आपकी लिमिट्स होंगी, तो इन चारों से जो भी गिरेगा वो निकलेगा, इन चारों से जो बनेगा वो भी निकलेगा। अब वो अंदर है या बाहर है, समाकलन ये नहीं जानता, समाकलन ये नहीं जानता। समझ रहे हो मेरी बात को, समाकलन को ये नहीं पता है कि अंदर कौन सा है बाहर कौन सा है। समाकलन तो जब ये चार चीजें आप डिसाइड करते हैं, उन चार चीजों से जो बनता है ये उसका आंसर देता है, इसको अंदर और बाहर का नहीं पता है। जैसे बिजली का तार है, आप पकड़ोगे तो करंट लगेगा, वो ये नहीं देखेगा कि अच्छा ये तो बिल भरता है, ये भाई साहब तो बिल भरते हैं, इसको करंट नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तो मालिक है, ये तो बिल भरते हैं, हर महीने बिल यही भरते हैं बिजली का, जिसके कारण मैं इनके घर पे आती हूँ, इसका जो भुगतान है ये भाई साहब ही करते हैं, तो इनको करंट नहीं लगेगा। तो गलती आपकी है, आप पैसा भरो मत भरो, अगर वो आ रहा है तो उसको, वो निर्जीव चीज है, उससे उम्मीद मत करिए, आप खुद की समझदारी बढ़ती है। आप बिजली को लाते भी हैं, पैसा भी चुकाते हैं और उसको सावधानी से भी बरतते हैं। आप बिजली का पूरा पैसा चुकाते हैं लेकिन सावधान भी रहते हैं। अब तो पैसा चुका रहे हैं ना आप, अब सावधानी की क्या जरूरत है, आप तो पैसा दे रहे हैं बिजली का बिल हर महीने भरते हैं, ईमानदारी से भरते हैं, तो फिर अब बिजली से डरने की क्या जरूरत है, पकड़िए तार सीधा, सीधा तार पकड़िए, बिजली का बिल भरा है, मुझे करंट थोड़ी लगेगा। तो आप बिजली का बिल भी भरते हैं और सावधानी भी बरतते हैं, बताओ अजीब बात है, बिजली का बिल भी भरते हैं, सावधानी भी बरतते हैं, दोनों ही क्यों, वही है। तो आप समाकलन भी कर रहे हैं और आपको समाकलन वाली जो सावधानी है वो भी बरतनी होगी, वरना समाकलन कुछ का कुछ दे देगा, क्योंकि समाकलन को नहीं पता है। तो जो आप डालें वो सोच समझ के डालिएगा, जो आप लिमिट डालें वो आपको सोच समझ के डालनी है। अच्छा, इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप वाई क्या दे रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप वाई क्या दे रहे हैं। जैसे ये सर्किल ले लो, ये आपने सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कल के लिए जो y का मान आएगा, इस सर्कल के लिए जो y का मान आएगा वो अगर आपने सावधानी से नहीं लिया, मान लो आपने x का मान ले लिया 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर 2a तक, इस वृत्त की त्रिज्या मैं a मान लेता हूँ, इस वृत्त की त्रिज्या मैं
ए मान लेता हूँ, ए त्रिज्या का वृत्त है, तो ए ही इस तरफ हो गया, ए ही इस तरफ हो गया, तो टोटल हो गया 2a। मतलब इस पॉइंट तक आपका x का मान 2a होगा। x का मान 0 से लेकर x का मान 2a तक। अब यहां है सुंदरता, यहां सुंदरता ये है कि अब यहां पे जब आप समाकलन करेंगे x बराबर a से लेकर x बराबर 2a तक, अब आप जो y dx करेंगे, बताइए कौन सा क्षेत्रफल आएगा। 0 से लेकर 2a तक जब आप समाकलन करेंगे तो कौन सा क्षेत्रफल आएगा। ये रहा आपका x बराबर 0, ये रहा आपका x बराबर 2। इसमें 2 क्षेत्रफल आएंगे, डिपेंड करेगा कि आप y कौन सा लेते हैं। एक y है जो a से नीचे है, एक y है जो a से छोटा है। देखो ये a है, ये हाइट a होगी ना, ये हाइट a होगी, ये हाइट a है, ये हाइट a है। तो अगर आप a का मान ले रहे हैं, ये a हाइट है, तो यहां आप देखेंगे y का मान, एक बार आप a से नीचे y है, एक y a से बड़ा है। ऊपर वाले सर्किल में y का मान हमेशा a से बड़ा है, ऊपर वाले में y का मान a से बड़ा है, क्योंकि a से ऊपर चल रहा है ये। ऊपर वाले में, ऊपर वाले सर्कल में आपके y का मान a से बड़ा है। तो अगर आपने y का मान a से बड़ा लिया, अगर आपने y का मान a से बड़ा लिया, तो आपका क्षेत्रफल ये वाला आएगा। ये क्षेत्रफल आएगा, यानी यहां से लेकर ये xx, लेकिन अगर आपने y का मान a से कम लिया, y का मान a से छोटा लिया, तो आपको ये वाला क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अगर y का मान a से कम लिया तो y छोटा लिया a से, अगर y a से छोटा लिया तो नीचे वाला आएगा। तो यहाँ पे आप y क्या ले रहे हैं, y कौन सा, y ग्रेटर देन a या y लेस देन a। लेकिन चिंता ना करिए, दोनों ही फायदेमंद है। जब आप दोनों निकाल के दोनों को घटा दोगे तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि दोनों को घटाने में से पिंक वाले में से येलो वाला घटाने पर आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों ही फायदेमंद है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जीरो से लेकर 2a तक y dx, 0 से 2a तक y dx, और यहाँ पे y जो लें, इसमें y का समीकरण वो लीजिएगा जो a से बड़ा हो, इसमें वो लीजिएगा जो a से छोटा हो, और दोनों को घटाने पर आपको वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये है। अब आपको समीकरण, ये जो 4 चीजें हैं ये बहुत सोच समझ के लेनी है। 1 2 3 4, ये चारों चीजें बहुत सोच समझ के लेनी है। इन चारों से जो पैक होगा, जो आप y लेंगे, क्योंकि यहाँ y 2 हैं, एक y है जो a से बड़ा है, एक y है जो a से छोटा है, तो आप कौन सा y लेना चाहते हैं, है ना। आप यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रहा, ये पॉइंट मैंने पकड़ा। यहाँ से जब भी मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो लाइन वृत्त को 2 बार काटती है, दिख रहा है, हर लाइन वृत्त को 2 बार काटती है, एक यहाँ काटेगी और एक यहाँ काटेगी। तो दोनों ही y के मान है, दोनों ही y के मान है, दोनों y के मानों में क्या फर्क है, ये भी y का मान है, वो भी y का मान है। एक नीचे वाला y है, एक ऊपर वाला y है। एक y वो है जो एक से a से नीचे है, एक y वो है जो a से ऊपर है। तो ये सर्कल के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो आपको उस हिसाब से y को लेना होगा और उससे उसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखने लायक चीज है। वैसे सवाल करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आती जाएंगी। आ जाओ सवालों पे। थोड़ा सा कर्व जो है वो खींचने आने चाहिए। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये भी रहती है कि आपको वक्र की आकृतियां पता हो,
क्योंकि लिमिट चाहिए होती है। खासकर जो बेसिक ग्राफ है, बेसिक ग्राफ मतलब जैसे साइन है, कॉस है, लोग है, ई की पावर एक्स है, 2a की पावर एक्स है, ठीक है, कोई द्विघातीय समीकरण है, इनके ग्राफ जो है ना वो खींचने आपको आने चाहिए, क्योंकि इनके ग्राफ खींचने नहीं आएंगे तो आपको लिमिट नहीं मिलेगी और बिना लिमिट के क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत आएगी। जैसे अभी इसी को दिखा देता हूँ, ये रहा आपका y बराबर log x, इस ग्राफ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये ग्राफ है y बराबर log x और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक। तो दिखने में तो लग रहा है एकदम सिंपल है, चिपका दो। ठीक है, अब हमें इसे x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक हमें निकालना है, लेकिन अब देखने में तो लग रहा है बहुत सिंपल है, अभी निकाल देंगे, 2 मिनट है। x बराबर 1 से समाकलन कर दो, आंसर आ जाएगा। लग रहा होगा 1 से लेकर 2 तक समाकलन कर दो, आंसर आ जाएगा। लग रहा है? नहीं, गड़बड़ है। चित्र बनाए बिना गड़बड़ है। चित्र नहीं बनाओगे तो ये आपको ये पता नहीं लगेगा कि कितना हिस्सा नीचे है और कितना ऊपर है। ये ग्राफ होता है y बराबर log x का, y बराबर log x का। अब इन सवालों में क्या होता है, मामला फंस जाता है कई बार। ये जो काटता है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये 1 0 पे काटता है, 1 0 पे काटता है। अब उधर उधर करवा रहा है, केवल उधर करवा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल उधर करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इधर करवा ले और थोड़ा सा उधर करवा ले, तब तब क्या करें, तब क्या करें, जब थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर करवा ले तो तब आप एक साथ लिमिट लगाओगे तो मैंने वही बताया, वो प्लस माइनस वाला झंझट करके वो सीधा पकड़ा देगा आपको। वो तो सीधा वही करेगा, 5 बीघा इधर, 2 बीघा इधर, तो इधर वाला बीघा माइनस का 2, उधर वाला प्लस का 5 और 3 दे देगा, वो गड़बड़ कर देगा। तो आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए, बिना चित्र बनाए। ये तो सिंपल सवाल है क्योंकि पहला ही सवाल है, अभी तो आगे जब सवाल बढ़ेंगे तो थोड़े से और अच्छे सवाल आएंगे। तो ये ट्रिक होती है समीकरण की। आधा आपको थोड़ा सा इधर दे देता है, थोड़ा सा इधर दे देता है, ताकि जो बच्चे रट के बैठे हैं वो एक साथ समाकलन करें, और एक साथ समाकलन करते वो प्लस माइनस वाला जोड़ काम कर जाए और आंसर आ जाए। अब इस केस में ऐसा है क्या? नहीं, इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? x बराबर 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, ये रहा 1 और यहां मान लेते हैं 2, तो यहां तो चलो दोनों के दोनों ही ऊपर है, बच गए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये पीछे से स्टार्ट कर देता, इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देता x बराबर 1/2 से लेकर x बराबर 2 तक करो, तो x बराबर 1/2 इधर आता, x बराबर 1/2 आपका इधर आता, और इधर आता तो ये माइनस का बनाता, ये तब आपका माइनस का बनाता। तब आपको 1/2 से लेकर 0 तक करना होता, 1 तक करना होता, मोड लगाना होता, ताकि वो माइनस वाला प्लस वाले में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसके बाद फिर 1 से लेकर 2 तक करना होता। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसीलिए बिना ग्राफ से इन सवालों को करना खतरा है। हो जाते हैं कई बार, उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन मिल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि श्योरिटी है कि हर बार आपका उत्तर सही आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने कहा कि थोड़ा सा और अच्छा बनाता, पहला सवाल था अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर चाहता, अगर इस सवाल को थोड़ा सा और बना देता कि x बराबर 1/2 से लेकर 2 तक, तो जो करना होता वो तो सीधा ही करता, वो भूल जाता क्या प्लस क्या माइनस, वो 1/2 से 2 तक सीधा करता, ऑप्शन भी वैसे ही बना देता उसके आंसर के लिए, तो उसको जाता टिक मारता, उसने कर दिया, काम हो गया, नंबर भी गए, टाइम भी गए, नंबर भी गए, माइनस मार्किंग होनी है, नंबर भी गए, कुछ टाइम भी लगा होगा सॉल्व करने में, 2 मिनट का, 1.5 मिनट का टाइम भी गया, नंबर भी गया, काम हो गया। इसीलिए कंपटीशन में गलत सीखने की जगह नहीं है, कंपटीशन में गलत सीखने की जगह नहीं है, क्योंकि जो गलत सीखा हुआ है वो आपका समय भी लेगा और आपसे नंबर भी लेगा। कंपटीशन में गलत सीखने की जगह नहीं है। अगर आप गलत सीखोगे तो आपके नंबर भी जाएंगे और आपका समय भी जाएगा। ठीक है ना? तो चलो फिलहाल इसके लिए तो हम बच गए। y की जगह आपका log x आ गया, dx आ गया। log x का समाकलन, समाकलन होता है x log x माइनस x। ये समाकलन होता है खंड से log 1 का मान 0,
2 को पीछे ले जाने पर log 4 माइनस 1, log 4 माइनस 1, ठीक है। अगला, अब इस कर्व में y बराबर एक्स स्क्वायर में इस कर्व वाई एक्स और ये 2 लाइनें, इनके बीच में जो भी एरिया बाउंड हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व, इन सब ने मिला के जो भी एरिया बाउंड किया है वो निकालो। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सही गलत क्या है, आज के दौर में पता नहीं लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि बढ़िया वो है जो जल्दी सीखता है। लोगों को लगता है कि जल्दी सीखना इस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। सीखो, परंतु जल्दी सीखो। जबकि मैं बहुत स्लो हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत बहुत स्लो हूँ। मुझे कोई भी चीज़ अगर सीखनी हो, मुझे कोई एक पेज भी पढ़ना हो, तो मुझे पूरा दिन लग जाता है। क्योंकि मेरे जब तक समझ में नहीं आता, जब तक मुझे पूरे मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते, मुझसे उस पेज को पार नहीं किया जाता। मुझे समय लगता है, समझाने में मुझे समय लगता है। ओवरऑल मेरी स्पीड किसी के साथ मैच नहीं होती। मैं बहुत स्लो हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी पढ़ा है वो मजबूत है, वो ठोस है, वो कॉन्क्रीट है। नॉर्मल लोगों को 6 महीने लगेंगे, मुझे हो सकता है 2 साल लगे। लोगों को 6 महीने लगते होंगे, मुझे 2 साल लगते हैं। लेकिन मेरे 2 साल में जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो फार बेटर होगा जिन लोगों ने 6 महीने में पढ़ा है। उनसे काफी बेहतर मैं सीखूंगा, ये बात पता है ना। जैसे मैंने कार के लिए कहता हूँ, नॉर्मली लोग जो है वो कार चलाना सीख जाते हैं, कोई 5 दिन में सीख जाता है। लोग मतलब बड़ी बड़ी बात आते हैं। मैं एक दिन गाड़ी लेके निकला और 2-4 घंटे गाड़ी चलाई और बाद में गाड़ी चलानी सीख गया। कोई कहता है 5 दिन में सीख गया, कोई कहता है 2 दिन में सीख गया। मैंने जब गाड़ी चलानी सीखी थी, लगभग लगभग मैंने 1.5 महीना लिया था, और उससे भी ज़्यादा ही लिया होगा। 1.5 से ज़्यादा महीना मैंने लिया था गाड़ी, कार को चलाना सीखने के लिए। लेकिन ऐसी सीखी कि आज मुझे कम से कम 12-13 साल से ज़्यादा समय हो गया, मैंने गाड़ी का एक सिंगल एक्सीडेंट नहीं किया। इस तरीके से मैं ना मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया, ना मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। सीखा, टाइम लगा मुझे सीखने में। गाड़ी सीखने में मुझे टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा। एक एवरेज व्यक्ति से शायद 4-5 गुना ज़्यादा टाइम लगा मुझे। लेकिन सही से सीखा। इतना सही से सीखा कि ना तो किसी और के लिए खतरा हूँ, ना अपने परिवार के लिए खतरा हूँ। अब वो जो लोग 5 दिन में सीखे हुए हैं, वो खुद भी खतरा है और वो दूसरों के लिए भी खतरा है। पक्की बात है। हाँ, इस बार अभी देखा था मैंने कि 77,000 फॉर्म भरे गए हैं और 69 पोस्ट है। वो तो उतने फॉर्म तो उतने ही रहते हैं। अब ये फॉर्म बाकी, ये 77,000 भी नहीं है। 77,000 भी वही हैं जो ऐसे ही फॉर्म भर दिए। नॉर्मली जो कंपटीशन होता है वो हम कहते हैं 10-1,000 बच्चे हैं। एन एवरेज 10 भी नहीं है, उससे भी कम ही कर सकते हो आप, कि लगभग लगभग जो सीरियस बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लगभग 5-1,000 होंगे। 5-1,000 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। उसमें ही कंपटीशन रहता है। आप चाहे 16,000 वैकेंसी निकाल दो, चाहे 1,600 वैकेंसी निकाल दो, और चाहे 16 वैकेंसी निकाल दो, पढ़ने वाले इतने ही लोग हैं। पढ़ने वाले इतने ही हैं। नंबर, सीटों के नंबर ज्यादा हो जाएंगे और लोग बिना मतलब में फॉर्म भर देंगे। वो भर देंगे, कोई साइंस पढ़ रहा है, उसे पता चला कि 2,000 वैकेंसी सेकंड ग्रेड मैथ्स की आई है, वो भर देगा। कोई और भर देगा, वो फॉर्म भर देंगे। नंबर ज्यादा बदलेंगे नहीं, पढ़ने वाले तो वही है ना। राजस्थान में पढ़ने वाले लोग तो उतने ही रहेंगे। फॉर्म चाहे वैकेंसी चाहे 16,000 आए, चाहे 1,600 आए, और चाहे 66 आए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं पढ़ते, लोगों से पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना ही तो मुश्किल है। और नियमित रूप से पढ़ना तो लगभग असंभव है। नियमित रूप से पढ़ना तो लगभग असंभव है। सबसे आसान काम है कोर्स लेना। सबसे आसान काम आज के टाइम में, बस आपको जाना होता है किसी ऐप के ऊपर, पेमेंट करना होता है, कोर्स आपका। सबसे आसान काम भी इसके दौर में कोई है तो वह है कोर्स लेना। सबसे मुश्किल काम है तो वह है उस कोर्स को खत्म करना। वाई बराबर 4x स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक जाना है, वाई बराबर 1 से लेकर 4 तक। तो ये आपका परवलय है।
ये आपका परवलय आ गया। कहाँ से कहाँ तक जाना है? y बराबर 1 से लेकर 4 तक जाना है। y बराबर 1, ये हो गया। ये आपका एरिया है। y बराबर 1 से लेकर 4 तक, और y x के साथ वाला निकालना है। y का मान 4x स्क्वायर, x का मान यहां से निकाल लो। दो से दो कट गया, चार का मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8, 8 माइनस 1, 7/3, 7/3, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन लेकिन रुको 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 रुको, 7/3 नहीं हुआ, एरिया हो गया आपका इतना, क्योंकि ये भी होगा, ये भी होगा आपका, दोनों साइड का होगा, इसलिए डबल हो जाएगा। 7/3 का डबल 14/3। हमें ये नहीं कहा कि प्रथम अष्टांश वाला निकालो, हमें कोई प्रथम अष्टांश वाला नहीं कहा, ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो। हाँ, 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो लिखी हुई ना, वाई एक्स से निकालो, तो वाई एक्स से निकलेगा तो सिर्फ एक निकलेगा। ये बात भी तो है। थोड़ा सा इसका एक एक लाइन को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, तो इसका मतलब भी तो ये है कि वाई एक्स के साथ वाला ही तो निकालना है केवल, सिर्फ वाई एक्स, और इन चारों के बीच में जो गिरेगा वो निकलेगा। तो इन चारों के बीच में ये भी घिरा हुआ है और वो भी घिरा हुआ है, दोनों ही घिरे हुए हैं, मामला फंस रहा है, मामला फंस रहा है। वाई एक्स से गिरा तो इसने ये थोड़ी कहा कि वाई एक्स से घिरे हुए का मतलब उधर वाला ही वाई एक्स से घिरा हुआ है, इधर वाला भी तो वाई एक्स से घिरा हुआ है, ये भी तो वाई एक्स से घिरा हुआ है और ये भी वाई एक्स से घिरा हुआ है, दोनों ही तो है, ये भी वाई एक्स से घिरा हुआ है, ये भी वाई एक्स से घिरा हुआ है, या सिर्फ एक वाले को ही निकालना है, सिर्फ एक वाले को निकालना है या दोनों वाले को निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो ये अस्पष्टता आ गई। क्वेश्चन ने कहा कि वाई एक्स से, नॉर्मली किताबों में देखें तो किताबें एक तरफ का ही मानती है, जब वाई एक्स से घिरा हुआ होता है तो वैसे तो वाई एक्स से घिरा हुआ ये भी है और वाई एक्स से घिरा हुआ ये भी है, तो शायद एक की बात चल रही होगी ना, निकालो। पेपर में दिक्कत आ जाती है ना, पेपर में जब दोनों ऑप्शन दे दे, अब यहाँ दोनों ऑप्शन है, यहाँ दोनों ऑप्शन है, सी भी है और डी भी है, सी भी है और डी भी है, दोनों है ना, पेपर में नहीं चल सकता, पेपर में फिर गड़बड़ हो जाती है। ये नन नहीं देना चाहिए था, ये एक ऑप्शन देता तो फिर एग्जैक्टली पता चल जाता कि 7/3 होगा या नहीं होगा। लेकिन हम इसके लिए पहले ठीक कर लेते हैं, क्योंकि सवाल तो भाषाएं अपनी ज़्यादा ठीक करेंगे नहीं, है ना, सवाल तो ठीक करेंगे नहीं। क्या माना जाए इसको? बात तो दोनों ही सही है, कोई गलत है ही नहीं। वाई एक्स से घिरा हुआ है तो ये वाला है, तो वाई एक्स से घिरा हुआ ये वाला भी है, इसको क्या दिक्कत है? और दोनों वाई एक्स से घिरे हुए हैं तो फिर डबल हो जाएंगे।
या कोई एक दिखा दो। हाँ भाई, ये इसका फिर ये मतलब निकाले हम कि भाई ये कहना चाहता है कि भाई कोई भी एक निकाल दो, कोई भी एक निकाल दो, वाई एक्स वक्र और इन लाइनों के बीच में कोई एक निकाल दो। तो हम ज्यादा एग्जैक्ट आंसर मानते हैं, नियर बाय आंसर लेते हैं 7/3 को, 7/3 को रखते हैं आंसर पे। अब क्या करें, इसका कुछ उपाय तो हो नहीं सकता। अब इस सही आंसर सी को रखना चाहिए 7/3 को, कि हम इसे ये एज दे सकते हैं। वैसे ऐसे चीजें होनी चाहिए, सवाल बनाना सवाल बनाने वालों का काम है, हमारा काम नहीं है उसको इंटरप्रेट करना, उसको ठीक करना, या हम हमारे हिसाब से ऐसे समझ रहे हैं। ऐसे समझना क्या होता है, सारे स्टूडेंट को एक जैसे समझ में आना चाहिए, सारे स्टूडेंट को एक जैसे समझ में आना चाहिए। ऐसे तो किसी को लग रहा है कि डबल कर दो, किसी को लग रहा है इतना ही रख दो। तो ये सवाल की जिम्मेदारी है कि डबल करना है नहीं करना है वो पूरा क्लियर करे, ना कि हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन करें क्या, सवाल बनाने वाले ऐसी कमियां छोड़ देते हैं कि वो फिर आगे जाके परेशान होते हैं। तो भाई, है ना, कानून व्यवस्था है, हर चीज ऐसी है हमारी यहाँ पे, कि अगर कई बार आदमी होता है ना कि भाई बचना ही सुविधाजनक है, बचाव ही रक्षा है ना। भाई को तो मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ सिस्टम में निर्दोष प्रूफ होने होने में 6 साल लग जाते हैं, यहाँ निर्दोष प्रूफ होने में भी 6 साल लग जाते हैं। अगर कोई किसी केस में फंस जाता है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, बिल्कुल निर्दोष है, तो भी सिस्टम में से बाहर निकलने निकलने में, बाइज्जत होने में 6 साल लग जाते हैं। तो इसका क्या फिर तरीका क्या है, तरीका यही है कि जितना दूर रह सके उतना ही अच्छा है। तो बस ये है कि ये गलतियां तो ये करेंगे, कोर्ट में जाएगा, फिर डिलीट होगा, फिर होगा। इससे बेहतर है कि हम लोग पहले से सावधानी बरतें कि भाई ऐसे सवाल आए तो हमें क्या आंसर देना चाहिए। तो ऐसे सवालों का आंसर हमें 7/3 ही देना चाहिए ज्यादा, क्योंकि जो वो लोग सोच रहे हैं उनके सोच के हिसाब से वो एक पूछ रहे हैं, है ना। तो 7/3 होना चाहिए, क्योंकि किताबों में जब वाई एक्स से गिरा हुआ या एक्स एक्स से गिरा हुआ पूछता है तो वो सिर्फ एक वाला ही पूछता है। अब क्या करें, ये सवालों की जगह बनती है, अब ये मामले फंसते हैं। अब इनका कोई मतलब नहीं होता, ये अटकेंगे, आगे मानेंगे भी नहीं मानेंगे भी, वो सब कुछ करने करने में आदमी को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अब ये गलत है, ऑब्वियसली बात है, हर कोई जानता है कि दो तर्क है इसके, दोनों तर्क के हिसाब से सी और डी दोनों है। लेकिन वही है, अगर यहाँ मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो आप कोर्ट में गए, फिर भर्ती को चैलेंज किया, वो किया, अभी भी लोग चैलेंज कर ही रहे हैं, वो चले पड़े, नौकरी लगने वाले लग गए, अब वो कोर्ट में घूमते रहेंगे। चलो, बस सावधान रहो, इनसे बस सावधान रहो, यही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसे सवालों में जिनमें ऐसी विविधता दिखे, अस्पष्ट दिखे, उन्हें छोड़ना ही समझदारी है। आगे एक्स वाई बराबर सी, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर 4, और एक्स बराबर 1 से लेकर एक्स बराबर 4 तक, तो वाई का मान निकालो। वाई बराबर सी बटा एक्स, ये कर्व ऐसा होता है, अति परवलय। और इसमें कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेकर 4 तक।
1 से लेकर 4 तक। y की जगह आ जाएगा c/x। log 1 का मान 0, c log 4, 2 को आगे ले आओ। हाँ, ये वाली गलत चीज है, ये वाला गलत है कि भाई डिलीट अगर क्वेश्चन होता है तो उसका बेनिफिट सबको नहीं मिलना चाहिए। उसका बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उनको टाइम की तो भरपाई हो जाएगी, कम से कम उन समय की तो भरपाई हो जाएगी। और ऐसा होता है CSIR नेट में भी वो लोग ऐसे ही करते हैं, जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसका बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलता है जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सिर्फ उसी को वो बेनिफिट मिलता है डिलीट क्वेश्चन का। क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसको पता कैसे चला कि ये गलत क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट फायदा उसी को तो मिलना चाहिए जिसने उसमें समय दिया है, 1 मिनट 2 मिनट दिया है। तो ये बेनिफिट जाता है उस बच्चे के पास जिसका क्वेश्चन गलत है। तो वो एक अच्छा है, वो इनिशिएटिव वहां पे है, यहाँ पे नहीं है। आप RPSC में पता नहीं क्या कर रखा है इन लोगों ने, डिलीट ही कर देते हैं, सीधा सीधा डिलीट कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट उनको हो जाता है जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको तो नुकसान हो गया, क्योंकि उनके 2 मिनट चले गए। और ऐसे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, जैसे इस बार 10 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 10 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, और हर क्वेश्चन में मान लीजिए एन एवरेज बच्चे को 1.5 मिनट लगा था, तो 15 मिनट, तो 15 मिनट तो गए उनके। जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनके 15 मिनट गए, नंबर तो गए, क्वेश्चन ही गया, 15 मिनट भी गए, वो वापस थोड़ी आए। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया था उनको 15 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल गए। सवाल नंबर 4। हाँ, होना यही चाहिए। सवाल नंबर 4, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक। जीरो से लेकर ए तक करके देखो इसे। y बराबर एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर a तक। एक्स स्क्वायर बराबर y, x बराबर अंडर रूट y, dx बराबर 2 √y और dy। लिमिट चेंज कर दो, x बराबर 0, x बराबर a रखने पर a स्क्वायर, x का मान √y, e x स्क्वायर का मान y,
dx का मान 1/2 रूट वाई और dy। एक बटा दो e की पावर a स्क्वायर -1। इसका ग्राफ इतना ही है कि मूल बिंदु से जाएगा, x का मान 0 रखने पर 0 0 है, मूल बिंदु से जाएगा और उसके बाद में ये जो है इसकी तरह ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ही ऊपर चला जाएगा। वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा इसका होता है e की पावर x स्क्वायर का। और ये ग्राफ फिर कैसा दिखेगा ये? ये ऐसा होगा। और 0 से 1 के बीच में ये वाला एरिया आ जाएगा, ये इतना। ये x बराबर 0 है, ये 1 है। इतना क्षेत्रफल, ये जो भी आपका आंसर आया ये वाले का है। द रेशियो ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर cos x इस कर्व के द्वारा और इस कर्व के द्वारा जो एरिया पैक किया गया है x बराबर 0 से लेकर π/3 तक x के साथ दोनों का रेशियो निकालो, अनुपात निकालो। एक एक बार दोनों कर्व को लो, दोनों का क्षेत्रफल निकालो, फिर इनका अनुपात निकालो कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या आता है। cos x जो है उसका क्षेत्रफल निकालो 0 से लेकर π/3 तक, और cos 2x का क्षेत्रफल निकालो 0 से लेकर π/3 तक, और बताओ कि इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना आएगा। पहले cos x का निकाल लो और फिर cos 2x का निकालो। पहले cos x पे आ जाते हैं, लेकिन ये माइनस प्लस वाले का थोड़ा सा सावधान रहिएगा। cos वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, cos वाला 0 से लेकर ये तो साइन का बना दिया। cos वाले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 90 पे ये 0 हो जाता है। ये cos का ग्राफ है, ये 90 है, लेकिन हमें 90 से पहले पहले ही चलना है, 60 तक जाना है।
60 तक है, हाँ 60 तक है, π/3 है, तो 60 हमें यही मिल जाएगा पहले ही, ये रहा 60। तो यहाँ पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये cos x वाला है, जीरो से π/3। √3/2, ठीक है। अब cos 2x का ग्राफ देखना थोड़ा सा, 2x का मतलब डबल हो गया ये, जो 90 पे मान आना चाहिए था वो अब 45 पे आ जाएगा, क्योंकि 2x है तो 45 का दूना 90, तो जो cos 90 था वो 45 पे अब आ जाएगा। यानी ये बंदा अब स्पीड पकड़ेगा, ये आपका स्पीड पकड़ेगा ऐसे, cos का ही ग्राफ होगा लेकिन स्पीड ज्यादा होगी इस बार, जल्दी 90 पे आ जाएगा। 45 डिग्री पे ही cos का मान 0 हो जाएगा, 45 पे। ये देखो cos 2x है ना, cos 2x है तो 45 दूनी 90, cos 90 0, तो इस बार ये 45 पे ही 0 हो जाएगा। ये नॉर्मल था तो ये 90 पे ही 0 हो रहा था, ये cos x था तो 90 पे ही 0 हो रहा था, अब ये 45 पे ही 0 हो गया। और फिर हमें जाना है 60 पर, 60 तो उसको उधर मिलेगा, 60 तो आगे मिलेगा, यानी कुछ क्षेत्रफल इसका नीचे है और कुछ ऊपर है। कोई बात नहीं, बात उसकी दिक्कत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए, है ना, बस हमें पता होना चाहिए कितना ऊपर है कितना नीचे है। 45 तक ऊपर है तो 45 तक तो सीधा समाकलन, 45 के बाद मोड लगा के समाकलन, 45 तक तो सीधा, और 45 के बाद में मोड लगा के, क्योंकि आगे खतरा है। और ये लो, बस ये आपको सावधानी बरतनी है। लिमिट रख दो, 1/2 साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, मोड 1/2 साइन 120 का मान √3/2, और ये 1। अब √3/2 -1 माइनस का होता है, तो इसको 1 माइनस √3/2 लिखो, ताकि ये प्लस का बन जाए और मोड से बाहर आ जाए, क्योंकि मोड जब तक प्लस नहीं होने देगा बाहर आने नहीं देगा। तो इसको प्लस बनाने के लिए इसे हमें लिखना पड़ेगा, 1 को आगे लिखना पड़ेगा, √3/2 को पीछे लिखना पड़ेगा, क्योंकि √3/2 जो होता है वो लगभग 8 होता है, 0.8 के आसपास होता है। √3/2 लगभग 0.8 होता है, क्योंकि √3 होता है 1.7, √3 होता है 1.7, 1.7 में 2 का भाग लगेगा तो 0.8 आएगा। अब 0.8 जो है वो 1 से छोटा होगा, तो 0.8 में से 1 घटेगा तो माइनस का आना ही आना है, तो 1 माइनस √3/2 करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, मोड माइनस को प्लस कर देगा और आपका हट जाएगा। अब आप जोड़ सकते हैं, 1/2 कॉमन निकाल लो, 1 और 1 2, 2 माइनस √3/2, पूरा लघुत्तम ले लोगे तो 1/2, 1/4 और 4 माइनस √3, दोनों का भाग दे दो,
दोनों का भाग दे दो। अनुपात। None of these. क्या कमाल का सवाल बनाया, कमाल का है, गजब है ना। कौन सा मान गलत रखा मैंने? कौन सी वैल्यू गलत रखी मैंने? cos 2x की वैल्यू में आएगा नहीं। cos 2x का तो समाकलन होगा sin 2x। cos 2x का समाकलन होगा sin 2x। sin 2x में रखूंगा ना मैं, तो cos 2x में तो कोई वैल्यू रखी नहीं जाएगी क्योंकि वो तो समाकलन होगा, और cos 2x का समाकलन sin 2x होगा और उसमें वैल्यू रखी जाएगी। नहीं, ठीक है ना। अगर दोनों का ग्राफ आप देखना चाहो तो देख सकते हो। पेपर बनाने वालों से भी बेचारों से मिस हो ही जाती है, छोटी छोटी बारीकियां क्या होती है, वो उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये देखो, दिख रहे, बनाने वाले की कोई गलती नहीं है, बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। आप देखोगे तो ये गलतियां नॉर्मल है, हो जाती है। पेपर बनाने वाला भी तो कोई भगवान थोड़ी बना रहा है। ये देखो, अब ब्लू वाले में देखोगे तो ब्लू वाले का सारा क्षेत्रफल, सारा क्षेत्रफल ऊपर है। जो कॉस है, कॉस वाले में सारा क्षेत्रफल ऊपर है, दिख रहे, सारा क्षेत्रफल ऊपर है कॉस वाले में। ये कॉस का ग्राफ है, कॉस वाले में पूरा क्षेत्रफल ऊपर है। लेकिन जैसे ही मैं cos 2x को लेता हूं, ये देखो, दिख रहे, थोड़ा सा क्षेत्रफल गड़बड़ा गया, थोड़ा सा नीचे चला गया, इतना सा। अब ये क्या होता है, ये जल्दबाजी में करेगा तो क्या करेगा, जीरो से सीधा cos x का भी 0 से π/3 तक, cos 2x का भी 0 से π/3 तक, फिर शायद हो सकता है वो आंसर भी मैच कर जाए। पेपर बनाने वाले से भी गलती होगी, भूल गया बेचारा कि माइनस का एरिया भी बन रहा है, और उसने भी वही एक साथ ही निपटा दिया, शायद सीधा आंसर आ गया होगा, जैसे विवान कह रहा है। ठीक है ना। तो ये जो गलतियां हैं, ये छोटी छोटी गलतियां, ये नहीं दिखती, कई बार पेपर बनाने वाले को भी बेचारे को नहीं दिखती। ये मरवा देते। तो यहां तक तो सब सही था। ये जो है, इस पॉइंट से पहले पहले सब सही था। इस पॉइंट से पहले पहले ग्राफ ऊपर की तरफ था, और इसके नीचे, और इसने क्या हुआ कि अब ये जोड़ प्लस में आएगा, ये जोड़ माइनस में आएगा, लेकिन दोनों है तो क्षेत्रफली, तो इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मोड ऐड करना पड़ेगा, और ये बिना मोड के भी हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हुई है। अच्छा, कोई मान में गलती हुई है क्या, देख लेना कोई गलती हुई हो तो।
कौन सी गलती की? चलो देख लेना, कोई गलती दिखे तो आपको इसमें। किस में मान रखे? कहाँ मान रखे? सीधा मान रख दें 0 से π/3। वो रख नहीं सकते क्योंकि एक क्षेत्र ऊपर है और एक क्षेत्र नीचे है, सीधा लिमिट रख नहीं सकते। फिर देखो, ऐसा तो नहीं है कि अभी एक शायद मामला हुआ था, आईआईटी का हुआ था। आईआईटी वाले पूरे साल पेपर बनाते हैं। आईआईटी में पूरी एक कमेटी होती है, एक मेंबर होते हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, वो एक टीम बनाते हैं। उस पूरी टीम को पूरे साल पेपर बनाना होता है, बस पेपर। उसके अलावा उनको कोई और काम ही नहीं होता कि भाई आप आईआईटी का पेपर बनाओ और कुछ मत करो। वो सारा साल लगाते हैं, तो भी उनके दो तीन क्वेश्चन पेपर में डिलीट हो जाते हैं। तो भी 2-3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। यहाँ तो आरपीएससी अचानक ही डेट आती है, अचानक कहती है भाई पेपर बना दो, वो पेपर बना के देते हैं। तो यहाँ तो बहुत कम समय होता है, तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा भी है। आईआईटी वालों से भी गलतियां होती है, आईआईटी वालों से भी गलती। गणित में इतनी बारीकियां होती है, इतनी छोटी छोटी चीजें होती है, वो मिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें यह था कि अगर 10%, 10 से ज्यादा क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं, अगर 10 से ज्यादा क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं, तो संस्था को विचार करना चाहिए उस पेपर को वापस से कराने का। क्योंकि 10 से ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका मतलब बड़ी गलती है ये। भाई 150 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें से 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो पेपर दोबारा होना चाहिए। 10 क्वेश्चन की गलती नहीं चल सकती। 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, हो जाती है। मानवीय गलतियां आप खत्म नहीं कर सकते। 2-3 गलतियां होगी ठीक है, लेकिन 10 गलतियां हो रही है, फिर इसकी जगह नहीं है। वो पेपर फिर दोबारा होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। ये उस था उस समय का। cos 2x में √3 आएगा कैसे? cos 2x में √3 कैसे आएगा? कौन 2 से 2 कट जाएगा? ये x वाला जो 2 है वो थोड़ी कट जाएगा। बोर्ड मेंबर पेपर नहीं बनाते। बोर्ड मेंबर तो कोई भी एरे गेरे, कोई भी कुछ को भी आप शामिल कर दो, राजनीति की तरफ से हो जाते हैं। मेंबर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप कोई कमेटी बनाते हैं तो कमेटी के मेंबर्स होते हैं, कमेटी के मेंबर्स में कुछ पुराने लोगों को जोड़ लिया, कुछ नए लोगों को जोड़ लिया। उनका प्रधान जो होता है वो आप किसी को जोड़ लेते हैं, तो वो जो आपकी मर्जी होती है उस हिसाब से उसकी कमेटी गठित कर देते हैं। कमेटी में वो नहीं है कि ये गणित के लोग बैठे हैं या ये फिजिक्स के लोग बैठे हैं या ये केमिस्ट्री के लोग बैठे हैं, उसमें कोई भी लोग आ जाते हैं। तो कमेटी तो ऐसी होती है। फिर कमेटी रिकमेंड करती है कि भई हमें पेपर करवाना है और हमें पेपर बनवाने हैं। तो फिर आरपीएससी के पास एक लिस्ट होती है लेक्चरर्स की, जिन लोगों ने पहले कभी पेपर में भाग लिया है या आगे कोई भाग लेना चाहते हैं। लगातार समय टू समय वो लोग को कॉल करते रहते हैं, मैसेज लेटर भेजते रहते हैं कि भाई आप, जैसे यूनिवर्सिटी में कॉपियां चेक होती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वे होता है कि जो लेक्चरर होता है, जो प्राइवेट में पढ़ा रहा हो, वो उसको फॉर्म भरता है कि भाई मैं कॉपियाँ चेक करना चाहता हूँ। तो फिर वो उसको चेक करते हैं, उसकी योग्यता चेक करते हैं, फिर उसको कॉपियाँ भेजना शुरू कर देते हैं। पेपर बनाने वाले में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ, हाँ, उसमें ऐसे ओपन नहीं करते, उसमें सिर्फ गोपनीय तरीके से राय जो है, सहमति है, असहमति ली जाती है। फिर उन लोगों का एक पैनल बनता है, उन पैनल को पेपर बनाने की छूट दी जाती है, पेपर बनाओ, फिर वो पेपर बनाते हैं। उसमें थोड़ा सा वो गोपनीय वाला मामला है, बस इतना ही है। तो उसको आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है, लाते किसको है? लाते ज्यादातर रिटायर्ड लोगों को है। जो रिटायर्ड लोग रहते हैं उनको वो लेके आते हैं। y = 2 की पावर kx, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 तक। इसका क्षेत्रफल 3/log 2 है। तो बताओ k की वैल्यू कितनी है? और भी ठीक है,
युवाओं से पेपर नहीं बनवाते। युवाओं से पेपर इसलिए नहीं बनाते कि मान लो किसी युवा को शामिल कर लिया पेपर बनाने में, किसी युवा को जो नया नया भी लेक्चर लगा है, 2-4 साल का अनुभव है उसको, अगर उसको बना दिया तो शायद खतरा है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि पेपर कैसे बनता है, सवाल कैसे होते हैं, किस तरीके से आगे चैलेंज होते हैं, वो इतना बारीकियां नहीं जानता, तो गलती करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फिर थोड़ा युवा भी है, हो सकता है कि देखिए मैं इस बार आरपीएससी का पेपर बनाना, इंस्टाग्राम पे रील डाल दे, मैं ही हूँ आरपीएससी का पेपर बनाने वाला, इस बार मैथ्स का पेपर मैं ही बनाऊंगा, अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको बताएं पेपर मैं ही बना रहा हूँ, है ना। वो भी करने में क्या देर लगा। आपको याद होगा इसलिए नहीं, पिछली बार गुजरात का चुनाव था, एक गुजरात का चुनाव था, और गुजरात के जब किसी स्टेट के चुनाव होते हैं तो वहां पर एक आईएएस को भेजा जाता है चुनाव करवाने के लिए, एक आईएएस को सुपरवाइजर के तौर पे भेजा जाता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप जाके यहाँ पर चुनाव करवाइए। उन्हें एक इन्विजिलेटर के तौर पे उनको भेजा जाता है। तो एक युवा ही ऐसे था, वो ज़्यादा नहीं है, 5-6 साल ही उसको नौकरी करते हुए थे, और उसको वहाँ भेज दिया कि भाई जाओ आप चुनाव करवाओ। वो चला गया, वहाँ जाते ही वो उसको गाड़ी-वाड़ी मिली, वो बड़ी गाड़ी मिली, वो क्योंकि अब वो एक चुनाव करवाने वाला है, एक मतलब जिसे आप क्या कहते हैं, उसको इलेक्शन ऑफिसर कहते हैं, इलेक्शन सीनियर ऑफिसर कहते हैं, ऐसा कुछ पोस्ट होती है, एक अच्छी पोस्ट होती है। वो उस पे था तो बड़ा रुतबा आ गया, और जितने भी लोग थे चुनाव वाले वो साफ-साफ करने लगे, साहब चढ़ गए, और फिर साहब ने सेल्फी डालनी शुरू कर दी, मैं ये बन रहा हूँ, मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ, मैं बन गया हूँ। इसे वो मामला जो है, उसकी फोटोएं जो है वो पहुंच गई सुप्रीम उसके पास, चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग ने कहा, अरे यार ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ये गोपनीय चीजें हैं, ये गोपनीय चीजें, ये फोड़ने के लिए नहीं है, ये पटाखे नहीं दिए कि फोड़ दो कि मुझे बना दिया। फिर उसको हाथों हाथ तत्काल प्रभाव से उसको हटाया और फिर दूसरे को लगाया। तो वही कहानी है, युवाओं की दिक्कत ये है। y बराबर 2 की पावर के एक्स, एक्स बराबर 0 से लेकर 2 तक। फिर सुपरवाइजर या इन्विजिलेटर ऐसा कुछ एक नाम होता है, वो दिया जाता है जब किसी कैडर को वहां लगाया जाता है। 2 की पावर के एक्स और डी एक्स, एक्स बराबर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। टू की पावर के एक्स बटा log 2, और x का गुणांक k है तो k आ जाएगा। लिमिट 0 से लेकर 2 तक, 2 की पावर 2 k बटा k log 2, माइनस 0 रखने पर, 0 रखने के बाद 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, बटा k log 2, 2 टू दी पावर 2k माइनस 1 बटा k log 2, 2 की पावर 2k माइनस 1 बटा k बटा log 2। अब ये कह रहा है कि ये आंसर 3 बटा log 2 के बराबर है, 3 बटा log 2 के, ये log 2 तो हो ही गया, इसका मतलब ये 3 के बराबर है, तो 2 की पावर 2 के माइनस 1 बटा के बराबर 3, ऊपर वाला 3 के बराबर हो जाएगा। तो सोचो कौन ऐसा है। के बराबर 1 लेने पर ऐसा हो जाएगा, के का मान 1 रखोगे तो 2 की पावर 2 हो गया, 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, 3 बटा 1 3 आ जाएगा। हाँ, फूलचंद कह रहे हो कि यूट्यूब पे कई जो टीचर होते हैं वो अपनी कॉपियां चेक करते हुए, बोर्ड की कॉपियां चेक करते हुए रील डालते हैं। तो वही है, युवाओं में थोड़ा वो आकर्षण ज़्यादा होता है, थोड़ा लाइक, है ना, लाइक वाइक ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो बस युवाओं से वही डर लगा कि जो युवा है वो लाइकों के चक्कर में फंसी, है ना, थोड़े बढ़ाई के चक्कर में फंसी और वो बेड़ोगर कर दी। जो इसीलिए युवाओं को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है, क्योंकि अभी जो नौकरी लग रहे हैं, अभी जो लोग कर रहे हैं, वो थोड़े से भूखे हैं इस बात के, टेम्पटेशन उनमें ज़्यादा है इस चीज़ के लेके कि बाहर से सोशल वेरिफिकेशन ज़्यादा हो, लोग वाहवाही करें, लोग तारीफ करें, लोग लाइक करें, ये चीज़ें उनको ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से उनको बाकी जो संस्थाएं हैं वो डरती है कि यार वो बेड़ोगर कर दे, वो लोग एक चश्मा लगा रहा है 100 रुपया भी कोई वीडियो बना दे, रे पेन का लाया हूँ या उसका लाया हूँ, लोग रुकते कहाँ हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ
कि क्वाड्रेचर का बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी सवाल काफी करेंगे, धीरे धीरे सारी कहानियां और अटैच होती जाएगी इसके साथ। हाँ, जॉब लगते ही यूट्यूब चैनल बना ले। मैंने कैसे तैयारी की, मैंने एग्जाम कैसे पास किया, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं एग्जाम पास हो गया।